हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए कल्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें बजट 23-24 में एक अमेंडमेंट प्रपोज की है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट का नाम है प्रमोटिंग टाइमली पेमेंट्स टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हमने एमएसएमई वर्ड बहुत कॉमन है, हमने सुना होगा। तो उस एमएसएमई सेक्शन में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के रिस्पेक्ट में जो है ये एक अमेंडमेंट प्रपोज करी है। सबसे पहले सेक्शन 43 बी किस बारे में बात करता है। सेक्शन 43 बी बात करता है कि डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट्स, यानी कि आपकी बुक्स में कोई ऐसा एक्सपेंस आ रहा है जिसके आपने एक्सपेंस मतलब सर्विस ले ली है पार्टी से, बट अभी पेमेंट नहीं करी, यानी कि उस पार्टी का नाम आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपका कोई ऐसी ट्रांजैक्शन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ हो रही है और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी बट एक्सपेंस बुक कर लिया है बुक्स में, तो उस रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 43 भी सिर्फ पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन अलाउ करता है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन भी जो है अब पेमेंट बेसिस पे ही मिला करेगी। आगे देखते हैं कि प्रोविजन क्या बात करता है, जो प्रोविजन प्रपोज किया है बजट में वो क्या बात करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 23 से। सेक्शन बोलता है कि एनी सम पेबल बाय द असेसी, यानी कि बायर, यानी कि बिजनेस एंटिटी, क्योंकि अगर हम एमएसएमई से बाय करेंगे तभी तो उसको हम पेमेंट करेंगे उस परचेज के अगेंस्ट में। तो कहता है कि कोई भी सम पेबल है जो कि बियॉन्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 15 में के अंदर जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, अगर उस टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो वो वाली जो एक्सपेंसेस होंगे शेल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, यानी कि विद इन टाइम लिमिट है सेक्शन 15 की तो ठीक है। अगर वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है तो वो वाला एक्सपेंडिचर जो होगा उसकी डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ही मिलेगी। अब उसके आगे सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 की टाइम लिमिट है क्या, वो मैंने इस पैराग्राफ में मेंशन की हुई है कि सेक्शन 15 बात करता है एमएसएमई का कि अगर असेसी और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो रिटर्न एग्रीमेंट में मैक्सिमम जो टाइम पीरियड गिवन है पेमेंट करने का वो मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है। यानी कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो रिटर्न एग्रीमेंट में मैक्सिमम 45 डेज की टाइम लिमिट वो दो पार्टीज रख सकती हैं पेमेंट करने की। और अगर इन एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं है तो उस केस में जो टाइम अलाउड होगा वो सेक्शन मैंडेट करता है पेमेंट शैल बी मेड विद इन 15 डेज। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज तक का आप एग्रीमेंट में टाइम अपना जो है क्लोज डाल सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज अलाउड है, विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी होगी। अगर नहीं करते तो वो एक्सपेंस जब आप पेमेंट करेंगे उस साल अलाउ किया जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की कि अभी माइक्रो का मतलब ये है कि इतना आपका जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए, और ये स्मॉल की है। मीडियम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, बट यहाँ मैंने स्टार मार्क करके लिखा भी हुआ है। द एंटरप्राइजेस क्लासिफाइड एज मीडियम आर नॉट कवर्ड अंडर द क्लोज, यानी कि जो पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंडिचर है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के रिस्पेक्ट में ही ये क्लोज एप्लीकेबल होगा, मीडियम एंटरप्राइजेस के रिस्पेक्ट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करने का थोड़ा ट्राई किया है ताकि थोड़ा डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा समराइज कर पाएँ इसको। एग्जांपल 1, रिटर्न एग्रीमेंट हैविंग 45 डेज टाइम लिमिट, मतलब कि दो पार्टीज के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है और उस रिटर्न एग्रीमेंट के तहत जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज की है, जो कि मैक्सिमम अलाउड करता है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। अब जो ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि एक एंटिटी ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से जो ट्रांजैक्शन करी, जो परचेज करी, वो 16 मार्च 2024 को करी। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 45 डेज की टाइम लिमिट है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर एग्रीमेंट आ गई 30 अप्रैल, और हमारे जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, हमारी बुक्स क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को होती हैं। अब इस केस में क्या हुआ, द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट फॉल्स आफ्टर द ईयर एंड, यानी कि जो ड्यू डेट हमारी 31 और 30 अप्रैल आ रही है वो ईयर एंड के बाद आ रही है। एज पर द प्रपोज क्लोज, यानी कि जो क्लोज उन्होंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, वहाँ बोला हुआ है
कि डिडक्शन कैन बी अलाउड ऑन एक्रूवल बेसिस, यानी कि इस केस में पेमेंट बेसिस नहीं एक्रूवल बेसिस चलेगा ओनली इफ पेमेंट इज विद इन द टाइम मैंडेटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि एक्रूवल बेसिस अलाउड है अगर वो जो टाइम पीरियड है वो सेक्शन 15 के अंदर आ रहा है। हमारा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग 45 डेज की टाइम लिमिट है और 45 डेज हमारे खत्म 30th अप्रैल को हो रहे हैं, तो हमें जो डिडक्शन क्लेम करनी है वो 31 मार्च को करनी है, तो हम एक्रूवल बेसिस पे इस केस में डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। इन आवर एग्जाम्पल विच इज 30th अप्रैल 24, यानी कि जो हमारी ड्यू डेट है वो 30th अप्रैल है, देयर फॉर इन दिस केस डिडक्शन इज अलाउड ऑन एन एक्रूवल बेसिस ऑल्सो। अगर हम पेमेंट कर देंगे 31 मार्च से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर हमने पेमेंट नहीं भी करी तब भी हमारी जो ड्यू डेट है एमएसएमई के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वो 30th अप्रैल आ रही है। सो इस केस में अगर हम विद इन ड्यू डेट ही हैं तो हमें एक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, नो रिटर्न एग्रीमेंट दैट इज 15 डे टाइम अलाउड फॉर पेमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो सेक्शन 15 कहता है कि मैक्सिमम टाइम अलाउड होगा 15 डेज। सो सेम एग्जाम्पल की डेट्स हमने ली हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 16 अप्रैल, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 डेज है मैक्सिमम इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो 31 मार्च हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा 31 मार्च को ही होगा। सो इन दिस सिनेरियो द लास्ट डेट टू क्लियर द ड्यूज इज 31 मार्च 24। इफ एन असेसी मेक्स द पेमेंट टिल 31 मार्च, अगर असेसी ने 31 मार्च तक पेमेंट कर दी विच इज बाय डिफॉल्ट द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, देन ओनली द डिडक्शन इज अलाउड, यानी कि अगर असेसी ने 31 मार्च तक पेमेंट कर दी तब उसको सिर्फ उसी केस में जो एक्सपेंस जो होगा वो अलाउ किया जाएगा। इफ पेमेंट इज मेड ऑन 1 अप्रैल 24, यानी कि पेमेंट अगर करी वो 31 मार्च के बाद करी या फिर ड्यू डेट के बाद करी, देन सच एक्सपेंस वुड बी डिस अलाउड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर हम 31 मार्च के बाद पेमेंट करेंगे तो फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिस रिस्पेक्ट में ये एग्जाम्पल है उस ईयर में ये वाले एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। तो अगर हम 31 मार्च 24 तक पेमेंट नहीं करते तो टेक्निकली हमारे पास उस ईयर में तो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी, बट जो हमारे पास पूरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा यानी कि 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक हमारे पास पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पेमेंट आपको फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी। अब आप चाहे पेमेंट 1 अप्रैल 24 को करें या 31 मार्च 25 को, यानी कि एक साल बाद करें, आपको जो एक्सपेंस अलाउ होगा वो पेमेंट बेसिस पे ही होगा। सो अगर आपने पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में करी है सो आपका एक्सपेंस जो है वो उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा। सो टेक्निकली यू विल हैव अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर टू मेक द पेमेंट एज डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, सो यू कैन मेक द पेमेंट टिल 31 मार्च 25 टू क्लेम द एक्सपेंस। एग्जाम्पल थ्री में क्या है, ट्रांजेक्शन ईयर एंड पे नहीं हो रही है, एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। अब ड्यूरिंग द ईयर हो रही है तो एग्रीमेंट का रिलेवेंट सिर्फ इतना ही है कि आपको जो टाइम लिमिट है 15 डेज और 45 डेज मिलेगी मैक्सिमम। सो अगर ट्रांजैक्शन आपकी ड्यूरिंग द ईयर हो रही है सो मैंने एक कंबाइन एग्जांपल ले लिया है विद और विदाउट एग्रीमेंट। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी थी 16 में, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो गई इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मैक्सिमम 15 डेज मिलेंगे 31 में। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हैविंग एग्रीमेंट मैक्सिमम 45 डेज मिलेंगे तो 30 जून। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे क्लोज होंगे, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 24 को। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर यानी कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद इन 15 डेज पेमेंट करें, या एग्रीमेंट है और 45 डेज का टाइम है 45 डेज में पेमेंट करें, या फिर आप जो पेमेंट जो है वो 31 मार्च 24 को करें, आपको उस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये वाले एक्सपेंस के अगेंस्ट में डिडक्शन मिल जाएगी। आइदर ऑन एक्रूवल बेसिस की तो यहाँ बात आएगी नहीं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही ड्यू डेट्स जो हैं एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट वाली वो एंड हो जाएंगी। तो आप पेमेंट बेसिस पे भी करेंगे तो आपके पास 31 मार्च 24 तक का टाइम है 16 मई 23 की ट्रांजैक्शन को पे करने के लिए, सो दैट आपको उस ही रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन जो है मिल जाए। In this scenario, if payment is made within the due time or not, but on or before 31st March 24, then expense are allowed as deduction on payment basis. Crux क्या है इस पूरे सेक्शन का? From the above three examples, it can be concluded that the provision of the proposed clause H of section 43B of the Income Tax Act 1961 is more effective for
ईयर एंड ट्रांजैक्शंस, यानी कि ईयर एंड ट्रांजैक्शंस जो होंगी, जो स्पेसिफिकली मार्च में ट्रांजैक्शन सेंटर होंगी, उस टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए ये जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं. बट इन एनी केस it cannot be denied that the assessee has to make the payment within the year or not more than 45 days if the transaction occurred at the year end. यानी कि जो मेन पर्पस है गवर्नमेंट का वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट जो है वो दिलवाना है. तो उसकी जो हेडिंग भी थी वो यही थी, प्रमोटिंग टाइमली पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसके लिए मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे क्रक्स में भी लिखा है कि इस प्रोविजन इज मोर इफेक्टिव फॉर ईयर एंड ट्रांजैक्शन. बट इन एनी केस यानी कि जो गवर्नमेंट का मोटिव भी था, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द असेसी हैज टू मेक द पेमेंट विद इन द ईयर और not more than 45 days if transaction occurred at year end. Okay guys, this is from my side. Thank you very much.